हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी चकवानी। खबरों की शुरुआत करेंगे विस्तार के साथ। बढ़ते हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ऐलनाबाद वासियों से कहा कि गठबंधन उम्मीदवार गोविंद कांडा के विधायक बन जाने के बाद किसी को उनसे मिलते वक्त डरने की जरूरत नहीं होगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कुछ लोग इस क्षेत्र में डरा धमकाकर लोगों के वोट को हथियाते रहे हैं, लेकिन इस बार लोगों के पास भय से मुक्ति पाने का सुनहरा अवसर है। मैं तो ये मानता हूँ ऐतिहासिक अंतर से ऐलनाबाद की सीट गोविंद जी जीतने का काम करेंगे और जीतेंगे नहीं, एक इतिहास बनाया जाएगा। जहाँ आज जिस तरीके का अहंकार लोगों को दिखाया जाता था, कहीं ना कहीं उस भय और अहंकार के ऊपर जीत गठबंधन की हो। एक चीज आपको बता देता हूँ कि मैं तो उनको कभी सीरियसली लेता नहीं, मगर जमानत की जहाँ बात कर रहे हैं, वो खुद रिजल्ट वाले दिन पूरे आखिरी बूथ की काउंटिंग तक बूथ में दिख जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। जहाँ गढ़ की बात करी जाती है वो तो राजे महाराजाओं की होती है, और अभी मैं कह के हटा हूँ कि अगले ने किसी की सुनी नहीं और उसको कुछ आता नहीं था। आज इनेलो की जो ऐलनाबाद उपचुनाव के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और इसी के चलते राजनीतिक गलियारों में हलचल भी तेज हो चुकी है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और वर्तमान में अपना भारत मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक तंवर ने इनेलो उम्मीदवार अभय चौटाला को अपना समर्थन दे दिया है। अशोक तंवर के निवास स्थान पर इनेलो नेता अभय चौटाला और अशोक तंवर ने संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता करते हुए इस बात की घोषणा की। तंवर ने कहा कि अभय चौटाला ने उन्हें अप्रोच किया था कि वे समर्थन करें, तभी उन्होंने कहा था कि जो किसान के साथ हैं हम उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि वे ऐलनाबाद हलके में घूमकर भी आए। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ चर्चा के बाद फैसला लिया कि उनका समर्थन अभय चौटाला के साथ है। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस संगठन छोड़ दिया है और जो कुछ भी होता है वो संगठन के साथ होता है। शैलजा ने कहा कि उनके समर्थन से इस उपचुनाव में इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन के आज 2 साल पूरे हो चुके हैं और इसी को लेकर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। गठबंधन के आज 2 साल पूरे हो गए हैं और इन 2 सालों में क्या खास रहा, क्या चुनौतियां रही, ये हम जानेंगे परिवहन मंत्री जिनके पास खनन का विभाग भी है, मूलचंद शर्मा जी से। मूलचंद शर्मा जी हमारे साथ हैं और उनसे और मुद्दों पर भी बात करेंगे। नमस्कार सर। सर ये बताएं कि 2 साल हुए हैं गठबंधन की सरकार में, क्या चुनौतियां इन 2 सालों में आपको लगी कि खास रही, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आई? 2 साल का जो समय था, सबसे बड़ी जो बीमारी, जो कोविड जैसे हालात रहे, सबसे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा और सारे व्यापार चौपट हो गए, चाहे परिवहन महकमा हो, दूसरे हो, सब पे जब कुछ ठीक नहीं है प्रदेश में, सब कुछ चौपट था। पर इनके हालात के बावजूद जो कोविड को धीरे धीरे जो लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 2 साल में जो ऐतिहासिक जो काम किया, इस जो बीमारी पे जो काबू पाया, धीरे धीरे लोगों का मनोबल बढ़ाने का, ऑक्सीजन का, डॉक्टर देना, पैरामेडिकल का, पुलिस के सभी महकमों ने बढ़ चढ़ से काम किया। और इसके होने के बावजूद जो काम किए हैं, चाहे रोडवेज की बात करें या दूसरे उसके क्षेत्र की बात करें या सरकारी नौकरियों की बात करें, योग्यता के आधार पर प्रदेश में नौकरियां मिली। पहले हरियाणा प्रदेश में नौकरियों की बोली लगती थी, हर चौराहे पे कि पटवारी का ये भाव है, सिपाही का ये भाव है, थानेदार का, इंस्पेक्टर का रेट है, डीएसपी का। इस प्रदेश में ईमानदारी की मूलचंद शर्मा जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि 2 साल में कई चुनौतियां जहां रही, वहां पर उपलब्धियां भी रही हैं। पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, उसको लेकर न केवल हरियाणा बल्कि पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश भी प्रभावित हैं। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि सभी राज्यों से बात करके किस तरह से रेट बढ़ाए जाएं, इस पर विचार होगा और लोगों पर ज़्यादा दबाव ना आए, असर ना पड़े, इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 2 नवंबर को जो बैठक होने जा रही है उसमें इस तरह का प्रस्ताव लाए जाने का कोई विचार उनका नहीं है। एएनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश।
वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश में डीएपी खाद की कमी नहीं है। हमने पिछले साल के मुकाबले ज्यादा खाद दी है। के सामने है, पिछले साल से ज्यादा तो हम बंटवा चुके हैं। 10 नवंबर में भी आएगा और उसके बाद जो है हमारे पास उपलब्ध भी है। नवंबर में कुल जरूरत होती है ये डीएपी की जरूरत सरसों वाले इलाके में तो अभी ज़रूरत है। हमारा जो इलाका है रेवाड़ी, नूह, महेंद्रगढ़, नारनौल, झज्जर, हिसार, सरसा, भिवानी, दादरी, सरसों का इलाका, क्योंकि वहाँ फसल लगभग 1 महीना पहले बोई जाती है। सरसों की भी, गेहूँ भी पहले बोया जाता है। हवा खड़ा कर रखा था, ये उसी तरह का हवा था जिस तरह का यह हवा था कि भाई धरती चली जाएगी, मंडी चली जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, और ये एक अफवाह फैला दी कि डीएपी नहीं मिलेगी। जो सरकार के खिलाफ लोग आंदोलन कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, उनका अपना ध्येय है कि अव्यवस्था फैलाएं, सरकार को बदनाम करें। लेकिन मैं किसान भाइयों को पहले भी बता चुका हूं कि एक एकड़ के लिए यूरिया, डीएपी, सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट, एनपीके हमारे पास उपलब्ध है और रहेगी। किसी भी किसान को, हरियाणा के किसान को खाद की वजह से कोई ये कहे कि मेरा 1 एकड़ है। हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र 2 दिन का हो सकता है। इसको लेकर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जानकारी दी, तो साथ ही अन्य मसलों पर भी विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया रखी। पूरे देश में मनाया जा रहा है और विभिन्न स्थानों पर अलग अलग कार्यक्रम पूरे देश में हो रहे हैं। उसी कड़ी में हम हरियाणा विधानसभा का एक विशेष सत्र अमृत महोत्सव को मनाने के लिए आयोजन कर रहे हैं और इसी संबंध में कल मैं देश के उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री वेंकैया नायडू जी से कल मिला था और मैंने उनसे निवेदन किया था कि वो ये जो सत्र है इसका उद्घाटन वो करे, और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने इस निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया है और उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा। तिथि जो है वो 2 या 3 दिन के अंदर वो कंफर्म कर देंगे कि कौन सी समय को आए। ये जो विशेष सत्र है 2 विषयों को लेकर के हम आयोजित कर रहे हैं। पहला विषय है लोकतंत्र में विधायक और विधायिका की भूमिका कैसी होनी चाहिए। दूसरा पब्लिक पर्स, इट्स यूटिलाइजेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, कि जो पैसा हम जनता से टैक्सों के रूप में वसूल करते हैं और सरकार को खर्च करने के लिए विधानसभा में बजट पास किया जाता है, उस पैसे का यूटिलाइजेशन होना चाहिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होनी चाहिए, इसको लेकर के ये दूसरा विषय हम इस सत्र में रखने वाले हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नवंबर के आखिरी सप्ताह में या दिसंबर के पहले सप्ताह में ये जो विशेष सत्र है इसका आयोजन हो। तो ये 1 दिन का या 2 दिन का कुछ अभी तो फिलहाल 1 दिन का कहा है, वैसे 2 दिन का मेरा प्रयास है कि 2 दिन के अंदर 2 विषय लिए जाएं, तो 2 दिन का अंदर करें। इसके कुछ एक्सपर्ट्स जो कोशिश है कि जो नीति आयोग के सदस्य हैं या कुछ और जो एक्सपर्ट्स इन मामलों के अंदर हमारे विधायकों को एक सही जानकारी दे सकें, उनकी जिम्मेवारियों का एहसास करा सकें और जो हमारा पब्लिक पर्स है उसको कैसे यूटिलाइज किया जाना चाहिए और उसकी यूटिलाइजेशन की जिम्मेवारी किस किस की है, उसके ऊपर चेक कैसे रख सकते हैं। ये 2 विषय बड़े लंबे विषय हैं, इसके ऊपर हम एक्सपर्ट्स की राय भी।
हरियाणा सरकार के सफलतापूर्वक 7 साल पूरे होने पर सरकार में मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान बिना भेदभाव के विकास किया है और किसानों के लिए भी काम किया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। यह है कि सरकार ने एक विश्वास कायम किया। हरियाणा में किसी आदमी को इस बात का विश्वास ही नहीं था कि उसका जो विकास का मामला है, विकास उसके साथ निष्पक्षता के साथ होगा। उसको पता था कि देखिए सरकार में अगर उसका विधायक नहीं बना तो उसके विकास का कोई मतलब ही नहीं है, अगर उसका परिचय नहीं है तब भी विकास का कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार का एक माहौल था और एक पूरे हरियाणा में इस प्रकार का माहौल था कि भाई जो विकास है वो मुख्यमंत्री जी के यहाँ है या मुख्यमंत्री जी के जो बहुत चहेते हैं उनका विकास है, और ये एक मुद्दा था। तो एक उसमें एक परिवर्तन आया कि 7 साल में आप देख रहे हैं कि पूरे हरियाणा में इस बात की कहीं चर्चा ही नहीं है कि विकास के मामले में कहीं भेदभाव है। दूसरा था रोजगार का मामला। रोजगार के मामले में यानी कि हरियाणा का एक मशहूर था कि भाई नौकरी उसको मिलेगी या तो जिसके पास सिफारिश है या जिसके पास पैसा है, मतलब योग्यता का कोई अर्थ ही नहीं था यहाँ। तो सरकार ने एक विश्वास पैदा किया कि भाई नौकरी अगर मिलेगी तो वो योग्यता के आधार पे मिलेगी, ना जात के आधार पे मिलेगी, ना क्षेत्र के आधार पे मिलेगी, ना पैसे से मिलेगी। तो जिसके पास है योग्यता उसको ही नौकरी मिलेगी आता है। और उसके साथ साथ सरकार ने जिस प्रकार से किसान के लिए काम किया, चाहे उसकी फसल की खरीद की बात थी तो जितनी अच्छी फसल की खरीद की, और सरकार ने अब तो एक नया नियम बना दिया कि अगर 72 घंटे के अंदर हम आपकी पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको ब्याज देंगे, और वो ब्याज सरकार ने पिछली बार दिया भी और आगे देने वाली भी है। और उसके साथ साथ जहां उन फसलों को खरीदने का काम किया, उनके साथ साथ दूसरी 9 फसलें और भी खरीदने का काम किया, जो कि पूरे देश में शायद किसी भी स्टेट में इतनी फसलें खरीद नहीं रही जितनी फसलें हमने खरीदी। चाहे हमने बाजरे खरीदने की बात है, चाहे हमारी सरसों खरीदने की बात है, मूंग खरीदने की बात है, सूरजमुखी खरीदने की बात है, चना खरीदने की बात है, मूंगफली खरीदने की बात है, हमने इतनी फसलों को और भी जो MSP केंद्र सरकार ने घोषित किया उस पर खरीदने का काम किया। तो निश्चित तौर से इससे भी किसान को जो है बहुत बड़ा लाभ हुआ। इसी के साथ साथ जिस प्रकार से जो एक बार एक मुश्त जो योजना चलाई कि जो भी पैसा है वो एक बार में अगर आप भर दोगे तो निश्चित तौर से जितना भी आपका ब्याज और दूसरा माफ कर। पहले सरकारें क्या करती थी, वोट लेने के लिए कहती थी हम आपका कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन हमने उसको सिस्टम बनाया। हमने कहा कि देखिए जो आपने मूल राशि ली वो हमारी जमा करा दो, अगर आप मूल राशि दे दोगे तो हम सारे जो भी पेनल्टी है, जो भी आपके पास ब्याज है वो सारा का सारा माफ कर देंगे। और वो सारा ब्याज माफ करके आज 1000 करोड़ से ज़्यादा का लाभ किसान। इसका भ्रष्टाचार का तो इससे पता चल जाता है कि जो अभी जो नौकरियाँ हुई वो रद्द हुई, जिस प्रकार से हाई कोर्ट ने उनको रिजेक्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट से वो जिस प्रकार से रिजेक्ट हो गया सारा का, PTI भी हो गया, ड्राइंग टीचर भी हो गया। और उसमें स्पष्ट आया कि इस प्रकार के भी कुछ लोग लगे थे जिनके पास उसका डिप्लोमा ही नहीं था, डिप्लोमा बाद में हुआ और लग पहले गए। तो वो अपने आप में स्पष्ट करता है कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार पे से पहले पर्ची खर्ची का जिस प्रकार का रवाज था वो सारी चीज़ें आज खत्म हो गई। अब तो कुछ भी लगाते रहो, लेकिन आज कहीं भी इस प्रकार का लोगों में भी किस प्रकार की चर्चा। वहीं पलवल की चीनी मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सहकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कैन में गन्ना डालकर पेराई सत्र का शुभारंभ किया। डॉक्टर बनवारी लाल ने सबसे पहले मिल में गन्ना लाने वाले किसानों को सम्मानित किया। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि हरियाणा में पूरे देश में गन्ने का सर्वाधिक भाव दिया जा रहा है। हरियाणा में अगेती किस्म का भाव 362 रुपए, मध्यम और पछेती किस्म का रेट 355 रुपए प्रति क्विंटल दिया जा रहा है। मिल द्वारा पिछले सीजन के गन्ने का पूरा भुगतान कर दिया गया। इसके साथ ही मिल द्वारा गन्ना विकास योजना के तहत विभिन्न मदों के अंतर्गत किसान भाइयों को मिल द्वारा अत्याधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। पलवल की का हरियाणा के अंदर सबसे पहले पलवल का ही शुभारंभ हुआ है, और इससे पिछले साल भी हमने पलवल शुगर मिल में ही सबसे पहले शुरुआत क्रशिंग की थी। और अब की बार जो हमने अक्टूबर के महीने के अंदर ही जो क्रशिंग का जो फैसला लिया है उसका कारण ये है कि अब की बार किसानों का कुछ गन्ना ज़्यादा है, और अगर हम समय पर अगर शुगर मिल चलाते हैं तो गन्ना सभी का में जो लेबर की समस्या आती है वो भी बच जाएगी, और किसान को आगे गेहूं की उगाई के लिए जो समय मिल जाएगा, अगली फसल के लिए भी समय मिल जाता है। तो इसलिए हमने ये अब पेराई का सीजन थोड़ा सा। उधर गुरुग्राम में एक वाइन शॉप पर अंधाधुंध फायरिंग का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। फायरिंग के बाद बदमाश 40,000 रुपए लूटकर फरार हो गए।
खास बात यह रही कि ये वारदात पुलिस कमिश्नर ऑफिस से महज 200 मीटर की दूरी पर हुई। सोहना चौक पर 4 बदमाशों ने रात 9 बजे वाइन शॉप पर फायरिंग की। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की जांच को शुरू कर दिया है। फिलहाल कोई बदमाश गिरफ्तार नहीं हुआ है। कॉल आया था सेलमैन का, उसने बोला जी ऐसे ऐसे गोलियां चल गई और हमारा जो कैश वैश है ना वो लूट के ले गई वे। तो मैं तुरंत बॉर्डर के नज़दीक था, मैं दिल्ली से आ रहा था सिकंदरपुर के नज़दीक, तो मैं वहाँ से गाड़ी सीधा लेके यहाँ आया तो यहाँ देखा तो पुलिस आई हुई थी और ये अपनी कार्रवाई कर रहे थे सब। हाँ। फिर इन्होंने बताया कि भाई एक बंदा आया, उसने एक बियर मांगी, उसने बियर दे दी, तो बियर दे के वो बियर लेके काउंटर पे ही खड़ा रहा है और काउंटर पे खड़ा रहा। थोड़ी देर के बाद उसने इधर उधर देखा तो एक बंदा और आ गया। वो बंदा आते ही वो बंदा अंदर सीधा अंदर जाके इनसे कैश वैश छीन लिया। इन्होंने, हमारे पंडित जी हैं ये सीन है, इन्होंने थोड़ा ऐसे हाथ करा तो इनको झटका दे दिया, तो फिर ये सीधे खड़े हो गए। फिर वो अपने कैश वैश ले जाके और फिर अंदर आ गए। फिर अंदर कुछ रह ना गया हो, इतने में वो यहाँ काउंटर पर खड़ा होगा, धड़ाधड़ गोलियां चला रहे थे। इन्होंने ये बताया। ना रंजिश कुछ नहीं। 26 अक्टूबर 2020 को फरीदाबाद की बेटी अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ की छात्रा निकिता तोमर के कॉलेज गेट के सामने, आपको बता दें, असफल अपहरण के प्रयास के बाद गोली मारकर नृशंस हत्या कर दी गई थी। इससे दिल दहला देने वाले नृशंस हत्याकांड में बलिदान हुई बेटी निकिता तोमर की प्रथम पुण्यतिथि 26 अक्टूबर 2021 को मनाई गई। वहीं आज यानी कि बुधवार को विविध सामाजिक संगठनों ने श्रद्धांजलि और प्रार्थना सभा आयोजित की और इस दौरान आरोपियों को फांसी की सजा की मांग दोहराई गई। उसको गोली मार, कैसे रक्षा होगी हमारी बहन बेटियों की, ये बड़ा सोच का विषय है। बेटी बलिदानी हो गई, लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन छोड़ गई। वो प्रश्न क्या है कि हम अपनी बहन, हम अपनी बेटियों की रक्षा करेंगे कैसे। हमारी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सबसे पहले तो वो एक ऐसा दिन था कि जो हम कभी भूल नहीं सकते। फिर लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम इतना लड़ क्यों रहे हैं। आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फैसला आ गया है, हमने हाई कोर्ट में भी डाला है अब फांसी के लिए, तो हम लड़ क्यों रहे हैं इतना। लड़ने से क्या। हरियाणा चौपाल में खबरें लगातार जारी रहेंगी। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में जिला भर के विभिन्न विभागों में कार्यरत लिपिकों ने झज्जर लघु सचिवालय पहुंचकर आक्रोश जताया। लिपिक वर्ग के इन कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय पर नारेबाजी की और अपनी मांगों का ज्ञापन सरकार के नाम तहसीलदार को सौंपा।
लिपिकों का कहना था कि सरकार उनका मूल वेतन कम से कम 35,000 निर्धारित करे, क्योंकि लिपिक वर्ग के ऊपर काम का जितना भार है उसके मुताबिक उन्हें वेतन के नाम पर उतना मेहताना नहीं मिल रहा। सभी को पता है कि विभाग से किसी भी मसले पर जो पत्र व्यवहार शुरू किया जाता है वह लिपिक के कार्य पर ही आकर संपन्न होता है। इसके अलावा अनेक ऐसे कार्य हैं जो कि लिपिक वर्ग को करने पड़ते हैं। इसीलिए सरकार को चाहिए कि उनका वेतन कम से कम मूल रूप से 35,000 पर निर्धारित करें। अपने विभिन्न मांगों को लेकर लिपिकों ने एक विज्ञापन हरियाणा सरकार के नाम तहसीलदार को सौंपा। देखिए, आज हम ये झज्जर जिले के लिपिक वर्ग सब इकट्ठे हुए हैं। हमारी मांग सरकार से है, हमारा मूल वेतन 35,400 FL 6 में निर्धारित करें। हमारे काम के अनुरूप हमारा कार्य का भार देखते हुए हमें 35,400 मिलना चाहिए, जो कि हमने मांग पत्र में पूरी डिटेल्स में दर्शाया गया है कि हम क्यों 35,400 मांग जो हमारी है वो कैसे जायज़ है, उसको हमने पूरी तरीके। वहीं हरियाणा के तोशाम में प्रशासन की ओर से 28 अक्टूबर को सुबह 10 बजे स्थानीय लोक निर्माण विश्राम गृह में जनता दरबार आयोजित किया जाएगा। जनता दरबार में उपायुक्त RS ढिल्लों लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और उनका मौके पर समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश देंगे। SDM मनीष कुमार फोगाट ने बताया कि अपनी समस्याएं रखने के लिए नागरिक सुबह 9 बजे लोक निर्माण विश्राम में पहुंचकर अपनी समस्याओं का पंजीकरण करवाएं, ताकि उनको क्रमबद्ध तरीके से उपायुक्त के समक्ष रखा जा सके। उन्होंने बताया कि जनता दरबार में समस्याएं सुनने के बाद उपायुक्त विश्राम गृह में दोपहर बाद अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिससे उपमंडल में चल रही विकास परियोजनाओं और सरकार की अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए समीक्षा की जाएगी। इसी हिसाब जनता दरबार लगाएंगे। किस प्रकार का प्रोग्राम रहेगा? कल दिनांक 28/10/2021 को माननीय उपायुक्त महोदय भिवानी श्री RS ढिल्लों जी जनता दरबार का यहाँ आयोजन करेंगे, जिसमें आमजन की समस्याओं को या संबंधित विभागों से जो भी उनकी शिकायतें हैं उनको मौके पर ही सुना जाएगा और मौके पर ही उनका निपटान किया जाएगा। और उसके बाद दोपहर बाद उधर मेवात मेडिकल कॉलेज में वार्ड बॉय के पद पर कार्यरत डालचंद को जब कॉलेज से निकाल दिया गया तो उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन जब प्रशासन ने उनकी सहायता नहीं की तब उन्होंने फैसला लिया कि गृह मंत्री अनिल विज से मिलकर वो अपनी समस्या का समाधान कराएंगे और वो मेवात से पैदल ही निकल पड़े। उन्होंने अपने हाथों में तिरंगा झंडा उठा रखा था। 21 तारीख को वो मेवात में चले और आज अंबाला कैंट पहुंचे। उनका विश्वास है कि गृह मंत्री उनकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। उन्होंने कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया कि वो हर 2-4 महीने में 4 से 5 वार्ड बॉय को निकाल देते हैं और उनके स्थान पर नए वार्ड बॉय को रख लिया जाता है। उन्होंने साथ ही कॉलेज प्रशासन पर 6 महीने की सैलरी ना देने का आरोप लगाया। सर, मैं मेवात जिले से आया हूँ, मेवात जिले के फिरोजपुर झीर का कस्बे से। मेरी समस्या ये है कि जी मैं मेवात मेडिकल कॉलेज लल्लड़ में जो है कि जॉब करता था वार्ड बॉय के पद पर, आउटसोर्सिंग कंपनी BSS कंपनी में। कंपनी का मालिक जो है कि एट प्रेजेंट विधायक राकेश दौलताबाद है। राकेश दौलताबाद ने 2 सुपरवाइजर को नियुक्त किया हुआ मेवात मेडिकल कॉलेज में। एक तो है रवि शर्मा जो गुड़गांव से है, एक है निसार जो कि अडबर से है। इन्होंने जो है कि प्रशासनिक अधिकारियों से मिली भगत करके जो है कि वो बना रखा है कि हर महीने जो है कि हर महीने 2 महीने में 4 से 5 वार्ड बॉय को ये निकाल देते हैं, ड्यूटी से निकाल देते हैं। उनके स्थान पर जो है कि ये नए वार्ड बॉय 80 से 90 हज़ार रुपये लेकर भर्ती करते हैं। इस बात बारे में मैंने मेवात मेडिकल कॉलेज नल्लड़ के जो है कि निर्देशक और MS को शिकायत दी, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जो है कि कंपनी वालों ने नवंबर 2020 से मुझे भी रिलीवर के पद पे डाल दिया और नवंबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक का मेरा वेतनमान भी नहीं दिया है और ना ही मुझे। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।